मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप त्रिपाठी आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने लोकसभा टीवी पर। मित्रों, आज के वीडियो में मैं उन लोगों की व्यथा कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिनकी औसत उम्र 50 साल पार कर चुकी है। वह पिछले कई वर्षों से 2 से 3 दशकों से अपने पद पर नियोजित हैं। उम्र की इस मोड़ पर कई तो उसमें स्वयं गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, तो तमाम के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने परिजनों, माता पिता, पत्नी, बच्चों आदि के स्वास्थ्य के रक्षक हैं। उनकी दवाएं, उनकी जांचें, उनके तमाम कोर्स और अन्य जो भी कुछ है वो उनको देखना है। उनके बच्चों की फीस, कॉलेजों की, कोचिंगों की आदि बकाया है। प्रबंधन उन्हें नोटिसें दे रहे हैं, उनसे हॉस्टल्स खाली कराए जा रहे हैं, उनके एडमिट कार्ड रोके जा रहे हैं, तमाम समस्याएं झेल रहे हैं वो। उन्होंने मकान बनाए हैं, उनके होम लोन की किस्तें, उनके वाहन यदि क्रय किया है तो उसकी किस्तें, उनकी बीमा या अन्य पॉलिसियों की किस्तें वो बकाया हैं। संस्थानों से लगातार उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेज आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, उन्हें नोटिसें दी जा रही हैं। यह तो उनके लिए एक तनाव का विषय ही है। साथ ही तनाव यह भी है कि किस्तें लगातार बढ़ रही हैं, ब्याज बढ़ रहा है। आगे चल करके उन पर यदि सब कुछ ठीक भी हो गया तो एक बड़ा अधिभार पड़ने वाला है। उनकी समस्या है कि उनके जो भी एक स्टैंडर्ड है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो उनके नाते रिश्तेदारों की अपेक्षाएं हैं, सहालग का मौसम शुरू हो गया है, जो उनको न्योता हकारी मनुहार सामाजिक संबंध निभाने हैं, उसमें उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। इस दिवाली उनके घरों में खुशियों के चिराग नहीं जल पाए, बल्कि अनिश्चित भविष्य का मातम पसरा रहा और उन्होंने और उनके परिजनों ने दिवाली बहुत ही बुझे मन से मनाई। तमाम समस्याएं उनकी गिनाने में बड़ा वक्त जाएगा, लेकिन इन समस्याओं का समाधान कब और किस रूप में होगा नहीं पता। उनमें से ज़्यादातर को पिछले कई महीने से वेतन नहीं मिला। अलग अलग जनपदों में हालचाल अलग अलग है। कुछ जनपदों में मई का मिला है, कुछ जनपदों में जून तक दे दिया गया, एक आध जनपद ऐसे हैं जहां सितंबर तक दे दिया गया। कुछ जनपदों में वेतन बिल ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, कुछ जनपदों में वेतन बिल बना करके अभी अक्टूबर तक के भेज दिए गए हैं। अलग अलग स्थितियां हैं। DIOS लोग अपने ढंग से नियम कानून की व्याख्या कर रहे हैं, उनकी समझ के हिसाब से जो उनको समझ में आ रहा है वैसे निर्णय ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको कोई स्पष्ट आदेश किसी भी तरफ से लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। वेतन भुगतान करने का आदेश भी डायरेक्टर महोदय की तरफ से मौखिक ही था और अब रोकने का आदेश भी मौखिक है, ऐसा DIOS लोग कह रहे हैं। हकीकत क्या है यह बताने वाला कोई नहीं है। जिलों में पत्रकारों के सवाल पर जिला स्तर के अधिकारी यानी DIOS या उनके अधीनस्थ कार्मिक बगले झाँक रहे हैं और सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। इतनी लंबी भूमिका जिनके बारे में बन रही है, अब आपकी बेचैनी बढ़ रही होगी कि वो कौन लोग हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तदर्थ शिक्षकों की। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत इन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं 2020 में ही समाप्त हो गई और अपीलों और उनके दौर के हिसाब से फिर कुछ समय और चला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह था कि इन शिक्षकों को एक जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा होती है उसको पास करके ही आना होगा। इनके लिए राहत की बात यह थी कि इनको कुछ वेटेज देने की बात कही गई थी, लेकिन जैसा कि आमतौर पे एक उम्मीद थी, उस उम्मीद के हिसाब से ही ज़्यादातर तदर्थ शिक्षक दोबारा चयनित होकर नहीं आ सके। ऐसे बहुत कम शिक्षक थे दोबारा जो चयनित हुए। ये अगर हम प्रवक्ता की बात कर लें तो मेरे ख्याल से
दर्जन से कम है या इकाई में है। और अगर हम LT ग्रेड की बात कर लें या उसकी बात कर लें तो उसमें कुल मिला के लगभग 4 दर्जन लोग दोबारा से वापस आ पाए। फिलहाल समस्या क्या है और तदर्थ शिक्षक होते क्या हैं, आपकी रुचि इस बात को जानने में अगर है तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। अभी जो उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति की व्यवस्था है, वह व्यवस्था यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही इन विद्यालयों में जो अशासकीय विद्यालय हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं, जिनकी पूरी व्यवस्था वहाँ का प्रबंध तंत्र देखता है, उन विद्यालयों में नियुक्ति करेगा। दूसरे और शब्दों में या सरल शब्दों में कह लें तो प्रबंध तंत्र को इन विद्यालयों में किसी भी प्रकार से शिक्षक या प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। हालांकि ये व्यवस्था मौजूदा व्यवस्था है। इस व्यवस्था में लंबे समय से तमाम संशोधन, तमाम नियमन विनियमन होते रहे, धाराएं उपधाराएं जोड़ी जाती रहीं, घटाई जाती रहीं, जिसकी शुरुआत अगर हम मान लें तो शुरुआत हुई 1982 से। 1982 में अधिनियम संख्या 5 जो कि 14 जुलाई 1982 से एक्टिव है, इसमें यह कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड होगा और उस बोर्ड के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। और लेकिन इसी में धारा 18 में एक धारा 18 जोड़ी गई। उस धारा 18 में तदर्थ शिक्षक की नियुक्ति का भी विधान किया गया और वह विधान स्पष्ट था। बाद के आदेशों से, बाद के कानूनों से, नियमों से अस्पष्ट होता चला गया, या यूं कहें कि अस्पष्टता में अस्पष्टता खोजने की कोशिशें की गई और उनका लाभ उठाया गया। नियम यह था, धारा 18 यह कहती थी कि जो भी पद रिक्त होने वाला होगा भविष्य में, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उन पदों का अधियाचन प्राप्त करेगा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा, और उस अधियाचन के प्राप्ति के 1 वर्ष के भीतर यदि उस पर शिक्षक की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा नहीं कर दी जाती है तो प्रबंध तंत्र को यह अधिकार होगा कि ऐसे पद पर जो 2 महीने से अधिक रिक्त हो, तो उस शैक्षिक सत्र के लिए जिसमें वह पद रिक्त हुआ है, अध्यापक या प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जा सकती है और उसे वह समस्त हित लाभ प्राप्त होंगे जो नियमित शिक्षक को प्राप्त होते हैं। यह व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चली और इसमें 13 नवंबर 1992 तक, उसके बाद फिर एक संशोधन होता है और संशोधन के द्वारा 14 नवंबर 1992 से नियुक्त की गुणवत्ता का अधिकार विभाग में रैंकिंग के आधार पर किया गया। फिर बीच में तमाम व्यवस्थाएं आई। अब इसको बताने में वक्त लगेगा और तकनीकी रूप में चूंकि मामला इतना पेचीदा, इतना उलझा है कि विवाद भी हो सकता है। फिलहाल मोटे तौर पे हम यह समझ सकते हैं कि बीच में अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में एक समिति को भी दिया गया। उस समिति को अधिकार बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। हालांकि उस समिति में जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक थे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, जिला बालिका विद्यालय निरीक्षक थी अथवा GGIC के कोई ज्येष्ठ प्रधानाचार्य, इस टाइप की व्यवस्थाएं थीं, उनको अधिकार मिले। धाराएं उपधाराएं जोड़ी जाती रहीं, घटाई जाती रहीं, व्यवस्थाएं बदलती रहीं और जो भी कुछ रहा, लेकिन यह स्पष्ट तौर पे कभी नहीं रहा कि प्रबंध तंत्र को या DIS को मौलिक नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया रहा हो। अति महत्वाकांक्षा में, अति उत्साह में और लोलुपता में प्रबंध तंत्रों ने मनचाहे नियम कानून गढ़े, नियम कानूनों की मनचाही व्याख्याएं करी, लेकिन जो कुछ भी रहा उसमें यह कहीं नहीं था कि तदर्थ शिक्षकों का अपना कोई दोष रहा हो। जनमानस की मूल भावना या जो एक आम फहमी है वो कुछ हल भी हो सकती है, लेकिन इन तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, बाकायदा विज्ञापन किए गए, बाकायदा साक्षात्कार हुए, चयन हुए। चयन के उपरांत वेतन के लिए लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने इनके पक्ष में आदेश किए, उन आदेशों के बेस पे, उन आदेशों के सापेक्ष जिला विद्यालय निरीक्षकों ने इनको वेतन का भुगतान किया और भुगतान कोई 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ, वर्षों होता रहा।
आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इसमें से तमाम शिक्षक ऐसे हैं जिनका बाकायदा जीपीएफ कटा और कुछ है जो एनपीएस के दायरे में है। बाकायदा इनका एनपीएस कटता रहा। हालांकि एनपीएस को लेकर के भी एक बड़ी विसंगति सामने आ रही है। तदर्थ शिक्षकों का कहना है, वो बता रहे हैं कि 2019 में के बाद से जो भी इनकी कटौती हुई है या जो भी सरकारी अंशदान है वो इनके प्राण पे शो ही नहीं कर रहा है। अर्थात ये माना जाए कि यह पैसा विभाग के पास लंबित है, जो अब तक इनके खातों में दर्ज हो जाना चाहिए था, जो इनको दिखना चाहिए था, वो उनके पास पड़ा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी रकम है और इस बड़ी रकम का ब्याज ही बहुत बड़ा बनता है। अब यह अलग विषय है कि ये सब कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। फिलहाल हम तदर्थ शिक्षकों की अपनी समस्याओं की तरफ बात करें तो जब इनको नियुक्ति दी गई और तब से लेके आज तक लगातार ये विनियमित करने की मांग करते रहे। इनके विनियमितीकरण में इनकी माने तो कोई बड़ी बाधा भी नहीं है, इसलिए कि इनके विनियमितीकरण से सरकार पर एक पैसे का भी अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ना था। ऑलरेडी जिस पद के पर ये काम कर रहे थे वो पद खाली थे और ये पूरी तौर पर योग्यता रखते थे, पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ था। अब यह सब इनके अपने तर्क हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में योजित याचिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया और उस डिसीजन से कमोबेश इनकी स्थिति वो शिक्षा मित्रों जैसी ही बनी। और शिक्षा मित्रों की स्थिति में और इनमें फ़र्क यह था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में जहां कानूनी और वैधानिक पेचीदगियां या खामियां समझ में आई थीं, इनके मामले में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। बस ये था कि आदेश की अस्पष्ट व्याख्या या आदेशों की अस्पष्टता का फ़ायदा उठा करके कतिपय जिलों में कतिपय नियुक्तियां हुई थीं और जिसको सुप्रीम कोर्ट में एक कोई संजय सिंह की याचिका के विषय में बहस हुई और उस बहस के उपरांत ये फैसला आया। अब सवाल ये उठता है, जो मूल प्रश्न है कि इस फैसले के बाद जिस फैसले के माध्यम से एक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और जिसके द्वारा यह शिक्षकों को अभी भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो एक सामान्य सा सवाल है जो नैसर्गिक न्याय की बात करता है कि यदि आप काम ले रहे हैं, लगातार आप काम ले रहे हैं, लगातार इनसे इनकी जिम्मेदारियों को निर्वहन कराया जा रहा है, तो आखिर इनको भुगतान क्यों नहीं इनको पैसा दिया जाए। साथ ही सवाल यह है कि अगर इनको भुगतान नहीं होगा, इनकी मानसिक स्थिति अनिश्चितता वाली होगी, भविष्य इनको अंधकार में अनिश्चित दिखाई देगा, तो ऐसे शिक्षकों के अवसादग्रस्त होने की पूरी संभावना है। और अवसादग्रस्त शिक्षक कितना पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। और माध्यमिक शिक्षा में जिसमें इन शिक्षकों के विषय में जल्दी से जल्दी फैसला ले करके और इनके भविष्य को सुरक्षित करने की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनकी भविष्य को अंधकार में डाल दिया जाए। कुल मिलाकर के 1111 शिक्षक ऐसे हैं जो तदर्थ हैं और विनियमितीकरण से वंचित हैं। कुल मिला के इनकी संख्या 2090 के आसपास है, 2090। अब उसमें एग्जैक्ट अभी फिगर कुछ प्लस माइनस 10-20 हो सकता है, लेकिन इतना है। उसमें से 1111 को छोड़ दे तो बाकी विनियमित है। तो विनियमित और गैर विनियमित दोनों शिक्षकों के द्वारा जो पठन पाठन हो रहा है उसकी जो निरंतरता है वो निरंतरता तो प्रभावित हो ही रही है, उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। और वह अब कहीं न कहीं अनुशासन भी विद्यालयों का उससे बहुत मेंटेन नहीं रह पा रहा है। प्रधानाचार्यों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, प्रबंधन तंत्र के सामने दिक्कतें आ रही हैं। वो इनको बहुत ही एक रिजिड डिसिप्लिन में नहीं ले पा रहे हैं। और साथ ही साथ तमाम माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति यह है, उनमें और भी तदर्थ शिक्षक काम कर रहे हैं। उन तदर्थ शिक्षकों के भरोसे जो भविष्य में एक उम्मीद पाले बैठे थे कि हमारा भी कुछ भला होगा और इस टाइप से
कुछ स्थिति बनेगी, अगर इनका विनियमितीकरण हुआ, ये लोग आगे गए, तो फिर वो एक हमारे लिए लीक बनेगी और हम उस माध्यम से आगे जाएंगे। अब वह भी विद्यालयों को छोड़ चुके हैं, ज़्यादातर शिक्षक अब विद्यालय नहीं आ रहे हैं। तो माध्यमिक स्तर के पठन पाठन में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उन दिक्कतों का जिम्मेदार कौन है? सीधी सी बात यह है कि 1,00,000% का सवाल जो है कि आखिर अधिकारियों को, सरकार को या ऐसे जिम्मेदारों को इनके बारे में निर्णय लेने में, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में कौन से लोग चुने जाएंगे, कैसे चुने जाएंगे, और यह समझने में 19, 20, 25 साल लग जाते हैं। अब यहाँ एक बात कही जाती है कि तदस्थ शिक्षकों के दबाव में DIOS लोगों ने अधियाचन ही नहीं भेजे, उन्होंने सापेक्ष जो पद खाली थे उनके सापेक्ष नियुक्ति के लिए सूचना ही नहीं भेजी। ये सब तो बात है, अधिकारी आपके हैं, व्यवस्था आपकी है, अनुशासन आपका है, सब कुछ आपका है, तो यह विलंब क्यों? एक फैसला लेने में आपको कितना समय लगता है, और उस फैसले के माध्यम से अगर ऐसे लोग जो उम्र के अब उस पड़ाव पे हैं जहां उनके द्वारा कोई परीक्षा पास करना संभव नहीं है, और साथ ही साथ अब जिम्मेदारियां उनके ऊपर इस टाइप से हैं कि उन्हें विरत करना भी न्याय संगत नहीं है, युक्त नहीं है, तो सरकारों को नहीं, न्यायालय की अपनी एक बाध्यता है, न्यायालय की अपनी एक व्यवस्था है, न्यायालय तो नियम कानून के आलोक में काम कर रहा है, लेकिन मर्सी के बेस पे निर्देशक तत्व जो जन कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं उसके तहत तो आप काम कर सकते हो, आपको करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या माध्यमिक शिक्षा का ढांचा चरमरा नहीं रहा है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाया है। इसका दोष किसी की मत्थे तो जाना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं सरकार जो भी अब तक रही हो, ये कोई आज की बात नहीं है, लंबे समय से तब उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें आई गई, तो सरकारों के जिम्मे ये दोष है। को करे अपराध को पाओ फल भोग। आप अपनी जिम्मेदारी से बचिए मत। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा सेवा, माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वो इन्हीं तदर्थ शिक्षकों के कंधों पर है। कहने को तो इनकी संख्या बताने में बहुत कम है, लेकिन तमाम जिलों में, तमाम विद्यालयों में संपूर्ण रूप से भार इन्हीं पर है। इस सब को देखते हुए व्यवस्था की जानी चाहिए, सोच बनाई जानी चाहिए, और इसमें कतई विलंब न किया जाए, क्योंकि अब यह सत्र तो लगभग 2-3 महीने का शेष है। अगले सत्र के लिए भी कुछ एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, नहीं तो इस देश को की माध्यमिक शिक्षा को पतन के गर्त में जाने से रोकना संभव नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।